नमस्कार साथियों, उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स की एक हम लोग रिवीजन श्रृंखला चला रहे हैं जो ISPCS यूट्यूब चैनल पर ब्रॉडकास्ट की जा रही है। और इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर्स के विविध पक्ष हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें मंडे के दिन हम लोगों ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है, ट्यूसडे के दिन वैश्विक मुद्दों पर, वेडनेसडे संपादकीय चर्चा, थर्सडे राज्यों से समाचार, फ्राइडे समसामयिक आधारित प्रश्न, सैटरडे PIB विशेष। तो आज हम लोगों को चर्चा करनी है PIB विशेष। देखिए, PIB सबसे पहले तो देखना है कि PIB है क्या चीज। सिविल सेवा की तैयारी करने के दृष्टिकोण से PIB का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इस रूप में यह दिखता है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के स्तर पर डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और चूंकि प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ऐसी भी संभावना है कि भविष्य में भी प्रश्न इसी क्षेत्र से पूछे जाते रहेंगे। UPSC की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर प्रत्येक वर्ष 3 से 4 प्रश्न हैं उस PIB प्लेटफॉर्म से हैं। देखिए, PIB है क्या? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भारत सरकार जितनी भी एक्टिविटी करती है उन सारी एक्टिविटी को इवनिंग में इस सिस्टम पर अपलोड कर देती है और हर एक मंत्रालय वाइज इसमें एक्टिविटी दे रखी होती है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का एक दृष्टिकोण है कि जनता को अवगत कराया जाए, उस परिप्रेक्ष्य में PIB का विशेष महत्व है। और PIB के कुछ प्रश्न ऐसे हैं भाषा के स्तर पर एग्जैक्ट UPSC उठाती है। दूसरा है, यह एक प्रामाणिक स्रोत है तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो हम लोग जब इन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे या राज्यों से समाचार वैसे या समसामयिक आधारित प्रश्न कहीं ना कहीं इस सेक्शन को लिए हुए हैं, लेकिन हमने इसको स्पेशली डिजाइन इसलिए किया है ताकि आप इसके माध्यम से यह समझ सकें कि किस तरीके का कंटेंट PIB के प्लेटफॉर्म पर है और साथ ही साथ प्रश्न कैसे बन सकते हैं या कंटेंट के आधार पर किस तरीके से चीजें आगे चल सकती हैं। तो इसी क्रम में हम लोग PIB को देखेंगे। अगर हम PIB विशेष के टॉपिक्स पर चले जाएं तो कुछ टॉपिक को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। यहां पर उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम तो आप लोग समझ ही रहे हैं। PIB विशेष, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो चर्चा में रहे, जो इस पूरे सप्ताह आप कहें कि न्यूज़पेपर में छूटते हैं या और जगहों पर छूटते हैं। पंचायत पुरस्कार, भारत मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण, डेफलम्पिक्स, लॉजिस्म, वायु 2022, क्वार पन विद्युत परियोजना, PW1 चपाती, संजीवनी, सेमी काइन इंडिया सम्मेलन और वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम। अब देखिए, जब हम लोग तैयारी करते हैं या इस पूरे सप्ताह आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा तो कुछ आइटम्स पर यदि हम लोग चर्चा कर लें, जैसे कि भारत मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण और इसके साथ ही साथ क्वार पन बिजली परियोजना, इन दो आइटम्स को यदि छोड़ दिए जाए तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से भी यह आप कहें कि गायब ही दिखते हैं। तो PIB का विशेष महत्व इसी रूप में हो जाता है कि जो अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि यह रिवीजन प्रोग्राम है, तो हर एक स्तर पर हमको इस तरीके से तैयारी करनी है ताकि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के स्तर पर कोई बाधा हमारे सामने ना आए। अब इन टॉपिक्स को हम लोगों को देखना है, PIB से हम लोगों ने इसको फिल्टर किया है। तो अब देखिए पंचायत पुरस्कार। अब पंचायत पुरस्कार जो पंचायत दिवस है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, जिसका आयोजन 24 अप्रैल को किया जाता है, उस दृष्टिकोण से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया।
अब देखें ई पंचायत पुरस्कार का उद्देश्य क्या है। ई पंचायत पुरस्कार का उद्देश्य यह है कि पंचायत में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के दृष्टिकोण से दूर संचार प्रौद्योगिकी का कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती है पंचायत, उसको प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से या कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि इस पंचायत पुरस्कार के पक्षों पर चर्चा करें तो दो श्रेणियां हैं, श्रेणी 1 के अंतर्गत पुरस्कार और श्रेणी 2 के अंतर्गत पुरस्कार। जो श्रेणी 1 के अंतर्गत पुरस्कार है इसमें बड़े राज्य शामिल हैं और श्रेणी 2 के अंतर्गत छोटे राज्य शामिल हैं। तो ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत श्रेणी प्रथम में कर्नाटक पहले नंबर पर, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 2 ओडिशा और उत्तर प्रदेश, जबकि श्रेणी 2 के अंतर्गत त्रिपुरा, असम और सिक्किम राज्यों को स्थान दिया गया है। अब आपको पास एक इंफॉर्मेशन तो यह आई कि ई पंचायत पुरस्कार क्या है। अब देखिए मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आप देखते हैं कि तो भारत में जो पंचायती राज का विकास है वह भी आपके लिए एक टॉपिक है, पॉलिटी में आपने उसको पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ पंचायती राज की उपलब्धियां क्या हैं, पंचायती राज की विशेषताएं क्या हैं और पंचायत के समक्ष किस प्रकार की सुरक्षा चिंताएं हैं या किस प्रकार की समस्याएं हैं, वह भी कहीं ना कहीं इस पक्ष के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो आपको पीआईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखना है ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत श्रेणियां जो दे रखी हैं उन पर आपको ध्यान देना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि ई पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, ऑप्शन होगा तो उस हिसाब से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा या उत्तर प्रदेश को देखना है। श्रेणी 2 के अंतर्गत इन पर चर्चा है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस का आयोजन 24 अप्रैल को किया जाता है, यानी कि पंचायत के दृष्टिकोण से एक पीआईबी का जो इंफॉर्मेशन है वो इतने डायमेंशंस को लेकर चल रहा है। अब हम देखते हैं भारत मालदीव अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण। मालदीव के साथ जो भारत के संबंध हैं, आपको याद होगा जब हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों या वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की थी वहां पर भी हम लोगों ने इस पक्ष को देखा था और हमने जब राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की थी वहां पर भी इस पक्ष को देखा था। किस तरीके से मालदीव है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम मालदीव के महत्व पर चर्चा करें तो भारत की जो पहले पड़ोस की नीति है, जैसा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्व है। इसी के साथ साथ मालदीव का विशेष महत्व ब्लू इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव से भी है और इसी के अतिरिक्त पर्यटन के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं मालदीव का विशेष महत्व है। अब हम बात कर रहे हैं जो पीआईबी ने कवर किया है कि पीआईबी का जो प्लेटफॉर्म है वह यह बताता है कि भारत और मालदीव ने अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अब इसका पहला इंफॉर्मेशन देखिए आपके पास क्या है कि मालदीव का वर्ष 2030 तक 100% शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प है। अब देखिए शून्य उत्सर्जन का मतलब है नेट जीरो। अब यहां पर नेट जीरो का तात्पर्य यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम कार्बन उत्सर्जन शून्य कर दे रहे हैं, यानी कि जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही अवशोषण कर दे रहे हैं। यदि उत्सर्जन और अवशोषण दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उस स्थिति को हम बोलते हैं नेट जीरो। अब यहां पर आपको यह ध्यान देखना है कि भारत ने क्या टारगेट रखा है। भारत ने इसके लिए टारगेट रखा है वर्ष 2070। कोप 26 जो ग्लासगो सम्मेलन आयोजित किया गया था उस दरमियान भारत ने इसको प्रस्तुत किया है और इसी के अंतर्गत भारत ने कोप 26 के अंतर्गत एक मॉडल प्रस्तावित किया है जिसका नाम है
पंचामृत रणनीति। और इसी पंचामृत रणनीति पर चलते हुए भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को अचीव करेगा। आपको ध्यान यह रखना है कि कोप 26 के अंतर्गत जो तय सीमा की गई है वह 2050 की गई है। खैर, अब आते हैं हम इसको लेकर। अब देखिए, मालदीव जो एक कोस्टल एक कंट्री है या कहें कि एक सामुद्रिक आइलैंड है, उसमें मालदीव ने जो टारगेट रखा है वह 2030 रखा है। अब इस 2030 तक यदि उसको 100% कार्बन न्यूट्रल होना है, उस दिशा में ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक प्रोस्पेक्ट है वह उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत इसमें ऊर्जा सहयोग को प्रोत्साहन दे रहा है और फिर इसके साथ ही साथ भारत ने जो प्रस्तावित किया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की संकल्पना। अब देखिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की संकल्पना यह कहती है कि इस पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति जरूर होती है जहां पर सूर्य हमेशा विद्यमान रहता है, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि भारत में तो दिख रहा है कि वो सूर्य पूरब से निकल के पश्चिम जा रहा है, तो जो एक फेज है उसमें अंधेरा आएगा, लेकिन जिस वक्त अंधेरा है उसी वक्त कहीं दूसरी जगह पर उजाला होगा, यानी कि सूर्य की उपस्थिति होगी। तो जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की संकल्पना है वह कहती है कि जहां जहां सूर्य का प्रकाश आ रहा है वहां वहां हम जो सौर ऊर्जा है उसको स्टोर करते हैं और फिर उसका ट्रांसमिशन करते हैं। मान लीजिए यहां पर सन है तो हमने यहां पर एनर्जी टैप कर ली, फिर यहां पर सन है तो हमने यहां एनर्जी टैप कर ली, फिर सन यहां पर है तो हमने यहां एनर्जी टैप कर ली। यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं इन सब जगहों पर हमने एनर्जी टैप कर ली, यानी कि एनर्जी को स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी इंप्रूव कर ली। अब क्या है, उसका ट्रांसमिशन करना है, एक ग्रिड से दूसरी ग्रिड से तीसरी ग्रिड से चौथी ग्रिड से पांचवी ग्रिड, ऐसे जोड़ना है और इसके माध्यम से पूरे की पूरी जो सौर ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से भारत ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की संकल्पना दी है। अब मालदीव के साथ जो समझौता किया गया है उसका पक्ष यह है क्या है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के अंतर्गत जो ऊर्जा मिलेगी उसका ट्रांसमिशन करना है हमको मालदीव के साथ। अब मालदीव के ऊपर वेरियस एस्पेक्ट पर प्रश्न बन रहे हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किए थे इंडिया आउट कैंपेन, वह भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। फिर मालदीव का मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष महत्व है ही। तो इन सारे पक्षों पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बस यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, अब देखिए जैसे आरएएस का एग्जाम है, अब आरएएस के एग्जाम में मुख्य परीक्षा में 15 शब्द 50 शब्द और 100 शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बना के वो 50 वर्ड्स में लिख दे, तो आपके पास ये कंटेंट है, ये मोर देन इनफ हो जाएगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इस वर्ष जो आरएएस की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वह वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड के ऊपर पूछा गया था। अब देखिए बिल्कुल साधारण से शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना था कि सौर ऊर्जा का दोहन करना और उसके ट्रांसमिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो सक्षम राष्ट्र हैं उनसे ऊर्जा को लेकर दूसरे क्षेत्रों में ऊर्जा का ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना था। इसी लाइन को लिखना था आपको। अब देखिए मैं जो बार बार आपसे बोल रहा हूं कि किस तरीके से यह जो करंट अफेयर्स रिवीजन प्रोग्राम है यह आपकी पढ़ाई में या आपकी तैयारी में आप कहें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसकी एक भूमिका हम लोगों ने यहां देख ली। तो वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड की संकल्पना यह है, भारत मालदीव जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो ट्रांसमिशन है उसकी दिशा में यह समझौता इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो पीआईबी की न्यूज है उसके अंतर्गत हम लोग इतने पक्षों को देखना है, जिसमें हम लोग वन सन वन वर्ड और वन ग्रिड को भी देख लिया हम लोगों ने। पहले पड़ोस की नीति पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, किस तरीके से इसका रणनीतिक महत्व है इस पर भी चर्चा की है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने रणनीतिक महत्व पर चर्चा की थी तो हम लोगों ने यह भी पक्ष रखा था कि जो इंडिया की सागर डॉक्ट्रिन है,
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल दिस रीजन, वह भी इस राष्ट्र के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर एक जो न्यूज आइटम इंपॉर्टेंट है और जो आप कहें कि लगातार पेपर में आ रहा है, डेफलिम्पिक्स। अब डेफलिम्पिक्स क्या है? मूक बधिर लोगों का ओलंपिक है। देखिए, एक तो सामान्य ओलंपिक है, एक है पैरा ओलंपिक, और एक है डेफलिम्पिक्स। इसमें मूक बधिर लोगों का ओलंपिक आयोजित किया जाता है। अब देखिए इसका पक्ष क्या है। इसका पक्ष है खेलों में समावेशी सहभागिता की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं यह जो इंक्लूसिव मॉडल है उसको प्रोत्साहित करता है। और भारत का भी प्रतिनिधिमंडल गया है, अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया है। और जब मैं आप लोगों से आज चर्चा कर रहा हूं तो 2 दिन पहले ही एक न्यूज आइटम पब्लिश हुआ है जिसमें कि टीम इंडिया ने स्वर्ण पदक जीता है। तो कहीं ना कहीं यह जो टॉपिक है यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो इंडिपेंडेंट टॉपिक ऐसा पूछेगा, या हो सकता है कि प्रीलिम्स में कहीं आयोजित कहीं पूछ लिया जाए। अब 1 से 15 मई 2022 के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? ब्राजील। वर्ष 2017 में जो आयोजन किया गया था वो तुर्की में किया गया था, और तुर्की में जो आयोजित किया गया था टोटल 5 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें कि 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पुराने जो एक फैक्ट है उसको भी आधार बनाकर जो आयोग है वो पूछ लेता है, राज्य के स्तर पर भी, और यूपीएससी तो पूछता ही है। जैसे आपको याद होगा यूपीएससी ने जो इस वर्ष की परीक्षा थी उसमें 2015 का एक डेटा से क्वेश्चन पूछा था। तो कहीं ना कहीं पीआईबी का जो यह पॉइंट ऑफ व्यू है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। यानी कि अगर आपसे डेफलिम्पिक्स पूछे तो मूक बधिर लोगों का ओलंपिक, खेलों में समावेशी सहभागिता को प्रोत्साहित करना। आयोजन जो किया गया है वह ब्राजील में, वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था वह तुर्की में। फिर है लाजिस्म वायु। लाजिस्म वायु है भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक सेमिनार है, और जिसका जो उद्देश्य है वह है लॉजिस्टिक्स वार्ता, यानी कि जो सामानों की आपूर्ति है उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं संबंधों को प्रोत्साहित करने की एक प्रक्रिया है। 28 अप्रैल 2022 को इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? दिल्ली में। अब देखिए पिछले कुछ वर्षों से लॉजिस्टिक सेमिनार भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं सेना के दृष्टिकोण के संदर्भ में राष्ट्रों के मध्य आपसी समन्वय को प्रोत्साहन दिया जा सके। और इसीलिए देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहें कि वेरियस जो डिफेंस एक्सरसाइज हैं उनका भी आयोजन किया जाता रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह लॉजिस्म वायु 2022 इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री में इसका क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, और जब आपसे ऐसा पूछेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे कि वायु सैनिक अभ्यास है और आपके साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो आपको याद रखना है यह एक सेमिनार है, लॉजिस्टिक सेमिनार दिल्ली में आयोजित की गई है भारतीय वायुसेना द्वारा। अब इस पक्ष पर हम लोग और पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहां पर हमको देखना है क्वार पन बिजली परियोजना। भारतीय प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए थे तो उस दरमियान इस जो परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया या इस संदर्भ में वार्ता की गई। पहला देखना है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कभी भी आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है,
प्रधानमंत्री। इस आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 4,526.12 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी प्रदान की है। किस परियोजना में? क्वार पन बिजली परियोजना में। यह जो परियोजना है यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। चेनाब नदी पर 540 मेगावाट की परियोजना है। हो सकता है प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि क्वार पन बिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चेनाब नदी पर। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। अब इसके फीचर्स पर यदि हम लोग चर्चा करें तो पहला जो सरकार ने तय किया है कि इसको 54 महीने की अवधि में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। अब देखिए, जब प्रोग्राम में हम लोग टाइम बाउंड एक अप्रोच अपना के चलते हैं, समय के आधार पर उसको तय करते हैं कि इतने समय में उसकी पूर्ति हो जानी चाहिए या इस समय में उसकी परियोजना को पूरा किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो हमने उसको टाइम से पूरा कर दिया। यदि हमने टाइम से पूरा कर दिया तो जनता के पास जो उसका लाभ पहुंच रहा है वो वास्तविक अर्थों में पहुंचेगा। एक दूसरा है, जब हम टाइम बाउंड होकर उसको कंप्लीट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो योजना के ऊपर वित्तीय भार जो बढ़ता है उसमें भी कमी आती है, क्योंकि हम जो इनिशियल एस्टिमेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट, वो हम उसकी जो प्रारंभिक जो एक तय सीमा है उसके आधार पर ही तय करते हैं। तो इस संदर्भ में जो वर्तमान केंद्र सरकार है, इसके वेरियस प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने समय से बहुत पहले ही पूरा किया है। कहीं ना कहीं इस दिशा में वित्तीय अनुशासन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसके अन्य पक्षों पर चर्चा करें तो यह जो परियोजना है लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देगी। आप ध्यान रखें, हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ जाए, जो स्टेट के एग्जाम है उनमें भी इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर तो इस तरीके का प्रश्न बन ही सकता है। फिर जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास। अब देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे देखना है? पैसा आ जाएगा तो आर्थिक विकास, और पैसा अगर आ जाएगा, अगर वहां के नागरिकों की अगर वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी तो सोशल सेक्टर में भी वह बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लैंगिक समानता के क्षेत्र में। परियोजना देखिए आधारभूत अवसंरचना से संबंधित है। पक्ष जो उसके हैं वो बहुआयामी है, यानी कि जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के दृष्टिकोण से क्वार जो पन बिजली परियोजना है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष को रेखांकित करती है। फिर अब देखिए, एक यह जो आइटम है PBW1 चपाती। अब देखिए, इस तरीके के जो प्रश्न है वह प्रारंभिक परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते रहे हैं। यूपीएससी ने भी एक बार प्रश्न पूछा हुआ है इससे, और स्टेट तो बहुत सारी स्टेट्स ने इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछती हैं। अब आप देखिए कि यह बिल्कुल छोटा सा आइटम है और ओवरलुक हो जाता है हमसे तैयारी के दरमियान। क्यों? क्योंकि हम पीआईबी के प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं करते हैं। तो उत्कर्ष की जो यह पहल है, इसके माध्यम से पीआईबी का जो पक्ष है वह भी आपके सामने एक साप्ताहिक स्तर पर लेके आया जा रहा है, ताकि कहीं से भी कुछ चीजें छूट न जाएं। खैर, बात करते हैं इसके ऊपर है क्या चीज। यह गेहूं की एक किस्म है। हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि PBW1 निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है। हमारे पास ऑप्शन रहेगा गेहूं, हम गेहूं पर टिक करेंगे। फिर पंजाब में इसकी बुवाई की जाएगी, और इसका जो विकास किया गया है वह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किया है। गुणवत्ता, स्वाद में मीठा और बनावट में नरम होने के कारण व्यावसायिक स्तर पर इसके उपयोग की असीम संभावनाएं हैं। होटल वगैरह या अन्य जगहों पर या प्रोडक्ट बनाना है, जो वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं जो गेहूं से, उसके क्रम में PBW1 चपाती अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है DMH11, यह सरसों की
आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल है जिसका विकास जिस तरीके से PBW1 चपाती का जो आविष्कार है या उसका विकास है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किया है, इसका जो विकास किया था वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने किया है और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है कि बहुत सारी क्रॉप्स में हम लोग जेनेटिकली ऐसा बदलाव करते हैं ताकि वह पर्यावरण के प्रति आप कहें कि रेजिस्टेंस आ जाए या बीमारियों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाए, उसके परिणाम स्वरूप उनका उत्पादन बढ़ जाता है। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी जो इस तरीके की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनको अप्रूवल कौन देता है, तो जेनेटिकल अप्रूवल इंजीनियरिंग कमेटी वह इसकी अनुशंसा करती है, इसके फील्ड ट्रायल की अनुमति देती है। इतने सारे पक्ष देखे हम लोगों ने, PW1 चपाती, फिर हमने देखा DMH11। इसी के साथ एक टॉपिक और भी चर्चा में लगातार रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग सरसों सत्याग्रह। सरसों सत्याग्रह क्या किस चीज के लिए चल रहा है? सरसों की विरोध में चल रहा है। अब देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वैसे तो फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी परिलक्षित हैं। और जब आप साइंस के टॉपिक आपने पढ़ा होगा या इस पर कभी डिटेल में अगर हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले खंड में आए तो वहां पर इसको हम करेंगे। इसके जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं उनके प्रति भी जो आप कहें कि कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने आशंका व्यक्त की है। मानवों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, साथ ही साथ जिस मृदा में उगाई जा रही है उसको भी प्रभावित कर सकती हैं। इनके पास की जो फसल है वह भी दुष्प्रभावित हो सकती है। फिर जीएम क्रॉप्स जो हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से नॉर्मल हमारे पास फसल होती है तो हम फसल उगाते हैं और उसके कुछ हम फसल को बचा के रख लेते हैं, जो एक तरीके से कहें कि अगले वर्ष की जो फसल होती है उसके बीज के तौर पर काम करता है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं इनके बीज को हम अगले बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फसल उत्पादन के क्रम में। तो आप देखेंगे कि एक बार यदि किसान इसको अपने खेत में उगा लेगा तो आने वाले जितनी भी कृषि आप कहें कि समय है उसकी कहीं ना कहीं किसान की जो निर्भरता है वह कंपनी के ऊपर निर्भर कर जाएगी जो बीज उपलब्ध कराती है। तो उस दृष्टिकोण से इसका विरोध होता है और सरसों के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर विरोध की स्थिति है, इसलिए उसके लिए एक सत्याग्रह चल रहा है जिसको सरसों सत्याग्रह का नाम दिया है। यानी कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन जो निकल के आई PBW1 चपाती, उससे हम लोग DMH11 को देखा और DMH11 के साथ ही साथ हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर जो एक जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है वो किस तरीके से आगे काम कर रही है उस पर भी चर्चा की है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो सरसों सत्याग्रह है इसको भी देख लिया है। हमारे पास एक न्यूज आइटम है ई-संजीवनी। यह एक क्या है? टेलीमेडिसिन योजना है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय इसको प्रमोट कर रहा है। देखिए कोविड-19 के दौरान जो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है यह बहुत चर्चा में आया है और कहीं ना कहीं बीमारी से लड़ने की दिशा में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 के समय जब सारे आप कहें क्लिनिक, बहुत सारे आप कहें कि फार्मास्यूटिकल्स जो केंद्र थे वो बंद थे, उस क्रम में टेलीमेडिसिन ने हेल्प की। कैसे? आपको तबीयत खराब है, आपने तुरंत अपना फोन उठाया, ऐप पर आपने रजिस्टर किया, पता लगा घर में आके आपके यहाँ टेस्ट ले गया, फोन पे ही आपके रिपोर्ट आ गई। आपने डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते हैं, आपने डॉक्टर को रिपोर्ट सेंड की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसने आपको बताया कि अच्छा आपने सिम्टम्स देखे और फिर उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। जब आपके पास मेडिसिन आ गई पर्चे पर, अब आप मेडिसिन खरीदने के लिए बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो पता लगा आपके पास जितने भी ऑनलाइन स्टोर हैं वहां से आपने ऐप डाउनलोड किया
और वहां से आपने दवा परचेज की, आपके घर दवा आ गई। यह क्या है? यह पूरा का पूरा एक जो कम्युनिकेशन सेटअप किया गया है या टेलीमेडिसिन के अंतर्गत किया गया है, और इसके माध्यम से जो रोगी है उसको उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसी टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से एक प्रोग्राम चल रहा है, आयुष्मान भारत अभियान, या जिसको कहीं कहीं बोलते हैं डिजिटली आयुष्मान भारत अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह प्रोग्राम है ई संजीवनी, और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। और स्वास्थ्य सेवाओं तक जो सुविधा पहुंचाना है उसके लिए दूर संचार प्रौद्योगिकियों, फिर इसका एक इंपॉर्टेंट जो पक्ष निकल के आ रहा है, देश के सुदूरवर्ती हिस्से में सबसे गरीब लोगों को समय पर विशेषज्ञ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत दूर बैठा हुआ है या सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, गरीब है, उसको भी यदि हमको स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराना है, उस दृष्टिकोण से ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है, समय पर, अब मान लो बहुत सुदूर क्षेत्र में रह रहा है, बहुत दुर्गम क्षेत्र में रह रहा है, पता लगा राजस्थान के किसी बड़े ऐसे दुर्गम क्षेत्र में रह रहा है जहां पर आप कहें कि परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है, उस क्रम में क्या है, ई संजीवनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय पर मिल गया, और फिर विशेषज्ञ सेवाएं, स्पेशलाइज सर्विसेज मिल रही हैं आपको, तो कहीं ना कहीं ई संजीवनी जो मॉडल टेलीमेडिसिन का है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इतने सारे पक्षों पर चर्चा करनी है, हो सकता है पता नहीं कहां से आपके पास प्रश्न आ जाए। तो यदि पीआईबी का ये प्लेटफॉर्म हम लोग देख रहे हैं तो उस पीआईबी के प्लेटफॉर्म के साथ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक चीज और ध्यान रखें, पीआईबी का महत्व इस रूप में भी है कि बिल्कुल 100% बिल्कुल वैसी ही भाषा उठा लेती है, आप कहें कि यूपीएससी की बात करें या जो स्टेट कमीशन की बात करें। तो उस दृष्टिकोण से जो पीआईबी है वह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने ई संजीवनी मॉडल को देखा। फिर है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। अब भारतीय प्रधानमंत्री की इसमें सहभागिता रही है 29 अप्रैल से 1 मई के मध्य बेंगलुरु में आयोजित। अब देखिए, सेमीकंडक्टर को लेकर पिछले कुछ वर्षों से भारत अत्यंत प्रयत्नशील है। आप देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें सेमीकंडक्टर एक महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर शामिल है। और आपको याद होगा, वर्ल्ड के स्तर पर देखें, वैश्विक स्तर पर देखें तो सबसे प्रमुख देश जो सेमीकंडक्टर की आपूर्ति करता है ताइवान। और इसीलिए देखेंगे वेरियस कंट्रीज हैं वो ताइवान का सपोर्ट करती हैं और इस तरफ प्रयास करती हैं कि जो चीन है वह उसके ऊपर आक्रमण ना करे, दबाव बनाए रखती हैं। इसलिए क्योंकि यदि ताइवान पर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेमीकंडक्टर की आपूर्ति है वह बाधित हो जाएगी। तो उसी सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए और उस दिशा में भारत को एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसका एक थीम रखा है, भारत में सेमीकंडक्टर परिवेश को अनुकूल बनाना, यानी कि वैश्विक स्तर पर भारत को सेमीकंडक्टर के उत्पादन और निर्यात के एक वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह जो सम्मेलन है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो इसने यहां पर किया है कि किस तरीके से चिप का डिजाइन करना और उसका विनिर्माण करना, और विनिर्माण के लिए एक ऐसा कंड्यूसिव एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना जिसके परिणाम स्वरूप जो कंपनियां हैं वह भारत में स्वयं को स्थापित कर सकें और मैन्युफैक्चर करके कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कहें कि स्थापित करें या उसका वितरण सुनिश्चित करें। उस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब जो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है इसमें शामिल कौन कौन हो रहा है, तो वेरियस स्टार्टअप्स, इसके साथ ही साथ शिक्षाविद और इस उद्योग की वैश्विक हस्तियां शामिल हैं। अब देखिए इसमें हमने शामिल क्यों कराया है, स्टार्टअप के माध्यम से जो प्रोडक्ट है वह बनकर तैयार होगा, फिर इसमें किस तरीके का इनोवेशन चाहिए, किस तरीके की चीजें चाहिए, उस दृष्टिकोण से शिक्षाविद चाहिए, और फिर इस उद्योग को यदि आगे लेके जाना है तो वैश्विक हस्तियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण से जो सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और हमारे पास न्यूज है। अब देखिए जो बीपीएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए वीर कुंवर सिंह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष इस पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। जो भी उनके एग्जाम होते हैं वहां से प्रश्न इस टॉपिक पर बनते ही बनते हैं। बहुत एमिनेंट और बहुत फेमस पर्सनालिटी है और स्वाधीनता संग्राम में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और कहीं ना कहीं बिहार के क्षेत्र में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता है उसके प्रति विरोध की चिंगारी को बड़ा करने में और उसको बहुत सुनियोजित और व्यवस्थित रूप प्रदान करने के दृष्टिकोण से वीर कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए इन्हीं वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है 23 अप्रैल 2022 को भोजपुर बिहार में, और इसी के दरमियान 78,220 तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अब यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट किस पक्ष पर है, पर्सनालिटी को लेकर, और चूंकि पीआईबी ने इसको फोकस कर लिया है इसलिए यह बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, या आरएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वह समय आ गया है जब एक इंफॉर्मेशन लगभग सब जगह जाती है और कहीं ना कहीं जो एक एग्जाम का प्रोस्पेक्टिव वह निकल के आता है। तो पीआईबी के प्लेटफॉर्म से इतने सारे पक्षों पर हम लोगों ने चर्चा की जिसके अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड हैं, जिनको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल नए टॉपिक हैं, और जो ये नए टॉपिक हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की है जैसे राष्ट्रीय मुद्दे, तो जितने भी न्यूज़पेपर में राष्ट्रीय मुद्दे आए हैं वो सब के सब शामिल किए। बावजूद इसके कुछ टॉपिक छूट रहे हैं तो वह इस प्लेटफॉर्म की वजह से छूट रहे हैं। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल सेपरेट डिजाइन किया गया है आपके लिए, ताकि कहीं ना कहीं जो एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं वह छूट न जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि जो पीआईबी विशेष कार्यक्रम हम लोग उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म से लेके आए हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। इस संदर्भ में आपके और भी जो सुझाव होंगे वो अपेक्षित रहेंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।